आज का हमारा टॉपिक है बैट-सैविट लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन बैट-सैविट लॉ। बैट-सैविट लॉ को आपने स्टेट और एक्सप्लेन करना है। तो इसका क्या यानी अकॉर्डिंग टू बैट-सैविट लॉ या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट इज ड्यू टू करंट एलिमेंट इज या एट ए पॉइंट ड्यू टू करंट करेंगे एलिमेंट। तो लेट अस कंसिडर ए कंडक्टर। कोई कंडक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं। कोई कंडक्टर हमने ले लिया या कोई वायर ले ली, ए भी आप इसको नाम दे दो। तो ए भी कोई कंडक्टर है और आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। लेट अस कंसिडर एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं हम, इसका एक्स वाई पता लगाएंगे कि इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रहा है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल कंडक्टर का निकल जाएगा। लेट अस कंसिडर पॉइंट पी एट सम डिस्टेंस। जहाँ तक इस मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होगा वहीं पर कोई पॉइंट पे मानते जहाँ पर अपना मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इस पी पॉइंट पे कितना होगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हम कह सकते हैं आर। ये थीटा एंगल बना रहा है और इसका सेंटर हुआ एलिमेंट का। तो लेट अस कंसीडर पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ एलिमेंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करना है। ध्यान रहे ये थीटा, ये पी पॉइंट, अगर आप इसको थीटा जो एंगल बना रहे हैं आपका, ये डिफरेंट पॉइंट पर, अगर ये पॉइंट पी आपका यहाँ पर होता तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होती, यहाँ पर होता फिर कुछ और होती, यहाँ पर होता कुछ और होती। इस तरह से जब भी बिल्कुल 90 पे आ जाता तो फिर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती, sin 91 के बराबर होगा आपका। तो इसी मतलब कि ये अच्छा एक ध्यान रखना, ये जो एक्स वाई है आपका, एक्स वाई जिसकी लेंथ है डी एल यानी स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट जिसको बोलते हो, स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट एक्स वाई, जो एलिमेंट या सेगमेंट एक्स वाई है आपका, इसकी जो लेंथ है डी एल आपकी स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट। लेकिन आई इंटू डी एल कई बार यूज़ कर लेते हैं ना, आई इंटू डी एल, तो इसको बोलते हैं फिर करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट अगर इकट्ठा शब्द आप यूज़ करोगे तो इसके बिना तो पॉसिबल है नहीं बैट-सैविट लॉ, क्योंकि ये लेंथ तो जरूर कवर करेगा कुछ नहीं, यानी आप डिस्टेंस भी समझ सकते हैं एक सेकंड के लिए, तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस जरूर करेगा, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज जो है वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक करंट से फिर आपका या मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस्ड होगा। तो मूविंग चार्ज आपको चाहिए यानी मोशन में, और मोशन में होगा वो तो कुछ ना कुछ वो डिस्टेंस या लेंथ जरूर कवर करेगा। तो ये डी एल वो लेंथ ऑफ एलिमेंट है जो मूविंग चार्ज कवर कर रहा है। तो अगर आई इंटू डी एल आप लोग उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। अदरवाइज डी एल इज द स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट, आई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम डी बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है उसके, यानी जितना ज़्यादा करंट इसमें से फ्लो करेगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। तो यानी आप जिसको आप करंट भी बोल देते हो। सेकंड है लेंथ ऑफ एलिमेंट के डी एल, स्मॉल लेंथ, जितना हाई स्पीड से मूव करेगा उतनी फिर उसकी हाई लेंथ होती जाएगी या हाई डिस्टेंस कवर कर ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता जाएगा और मैक्सिमम डिस्टेंस भी कवर करेगा, स्टेज के ऊपर जाके पूरा कंडक्टर हो जाएगा इससे भी आपका। तो इसको बोलते हैं स्मॉल लेंथ ऑफ एलिमेंट, लेंथ ऑफ एलिमेंट। इस तरह फिर साइन थीटा के, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे एंगल डिफरेंट होगा तो डिफरेंट वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यानी जो एंगल है डी एल और आर के बीच में। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, डिस्टेंस जो हमने मान रखी इसके। अब यहाँ से एक सिमिलरिटी आ जाती है, कूलम्ब्स लॉ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वहाँ पर भी पड़ेगा कि आप डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था 1/r² के, और यहाँ पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप जो जितना दूर जाते जाओगे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा, और वो पी पॉइंट पे कितना रह जाएगा हमने देखना है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो हो हमने कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पे, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो इसके करंट पे, दूसरा लेंथ पे, या फिर हम इकट्ठा कर सकते हैं करंट एलिमेंट, फिर साइन कंपोनेंट, और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। इन चारों इक्वेशन को इकट्ठा कर दो, कंबाइनिंग ऑल दीज 4 इक्वेशंस। तो आप अगर कंबाइन करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। इसको यहाँ से रिमूव करो प्रोपोर्शनलिटी को, के हमने कॉन्स्टेंट लगा दिया, डी बी इज इक्वल टू के इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। अब जो के है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने किया था वैक्यूम के अंदर या फ्री स्पेस में, तो उसकी वैल्यू हमने यूज़ की थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो उस मीडियम की परमिटिविटी के बारे में बता रहा था, या मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बता रहा था एप्सिलॉन नॉट, जिसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी हम बोल रहे थे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷।
और वो इसका रिजल्ट था 9 × 10⁹। तो इतनी वैल्यू पाई जाती है के की वैल्यू 10⁻⁻⁴ -7। इस के की हम वैल्यू पुट करेंगे तो डी बी इज इक्वल टू μ0/4π इंटू IDL sin थीटा बाई आर का स्क्वायर। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा इस एलिमेंट के कारण। लेकिन हमने तो टोटल निकालना है, तो टोटल निकालना तो उसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर लोगे। फिर हम इस इक्वेशन का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा आपका, यानी बी इज इक्वल टू, तो इसमें से μ0/4π को तो आप ऑलरेडी बाहर निकाल लो, आई इंटू में, और साथ के साथ में अगर वेक्टर फॉर्म में भी लिखना चाहूँ, पहले इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे रिजल्ट को, तो क्या बन जाएगा ये डी बी इज इक्वल टू μ0/4π, आई करंट स्केलर क्वांटिटी है, डी एल साइन बतलाएगा क्रॉस में। अब ये जो क्रॉस यानी साइन एंगल है किस किस के साथ, आर और डी एल के साथ, आर एंड डी एल के साथ। ये आपके डी एल लेंथ ऑफ एलिमेंट और ये आर, तो यानी एक आर हमने यहाँ पर था नहीं, ऊपर स्टेटमेंट में नहीं था, एंगल देखा हमने किस किस के बीच में, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपने आर स्क्वायर को फिर आर क्यूब में रिप्लेस कर दिया। जो आर स्क्वायर था हमारा वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, आर क्यूब के अंदर। तो डी बी इज इक्वल टू μ0/4π आई डी एल इंटू आर बाई आर क्यूब, क्योंकि ऊपर एक आर हमने एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। ये तो निकल गया आपका इस एलिमेंट के कारण। पूरे कंडक्टर पे निकालना तो फिर करेंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, तो बी इज इक्वल टू, तो बी किसके बराबर जाएगा μ0/4π आई इंटू में डी एल क्रॉस के आर बाई आर का क्यूब। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो ये था हमारा बैट-शेफ्ट लॉ। अब इस अगर आपने इसके स्पेशल केस लगाने हो, अगर पॉइंट पी आपका सपोज करो, अगर पॉइंट पी आपका बिल्कुल इस एक्सिस के ऊपर एलिक करता है, पॉइंट पी आपका देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री का है तो साइन 90 हो जाएगा 1, तो फिर डी बी बच जाएगा या बी बच जाएगा μ0/4π आई डी एल बाई आर का स्क्वायर, साइन 90 हो गया 1 आपका। टोटल निकालना आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे। लेकिन थीटा अगर 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का थीटा कब होगा, जब ये पॉइंट पी आपका बिल्कुल इस कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा, रोटेट करता करता इस कंडक्टर के ऊपर आ जाएगा, तो फिर आर तो होगा ही नहीं, तो स्टेज के ऊपर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री का। इफ पॉइंट पी लाइज एट किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। अगर पॉइंट पी आपका बिल्कुल इस एलिमेंट एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ एलिमेंट के ऊपर हो, तो थीटा बन जाएगा 0 डिग्री का, आर हो जाएगा 0 आपका, तो फिर रिजल्ट कितना बन जाएगा आपका 0। तो मैग्नेटिक फील्ड पर उस केस में आपका कितना हो जाएगा 0। तो थीटा जब 90 का होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब पॉइंट पी आपका इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उस स्टेज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आपका होगा ही नहीं, इसके राउंड में होगा तो पी की वैल्यू 0, साइन 0 हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो इन फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो जो इस कंडक्टर में सेकंड फ्लो कर रहा है, दूसरा लेंथ ऑफ एलिमेंट के, तीसरा साइन कंपोनेंट के, और चौथा फिर आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की। इन चारों इक्वेशनों को हमने कंबाइन करके इक्वेशन में लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड का केस था तो के की वैल्यू μ0/4π, वेक्टर फॉर्म में हमने इसको लिया, टोटल अमाउंट निकाल लिया, तो फिर इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, फिर हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हम यहीं पर भी करके दिखाएं तो हमारा ऐसे भी काम चल सकता है। तो ये निकल जाएंगे आपका बैट-शेफ्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब हमने 10th क्लास में कुछ रूल भी पढ़े थे, जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, या फिर राइट हैंड पाम रूल क्या है। तो हैं तो सारी 10th लेवल की बातें ही, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे एक तो आपके पास राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ो आप कि जो थंब होता है, यानी ये कोई आपका कंडक्टर है, इसको आप अपने राइट हैंड में इस तरह से पकड़ो। शायद आपको नजर आ रहा होगा कि जो थंब है जो ऊपर की तरफ आपको दिखा रहा है, ये डायरेक्शन दे रहा है करंट की, जो इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो 4 उंगलियां हैं मेरी इसके राउंड में, ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी जैसे हमने अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये स्ट्रेट कंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके राउंड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस्ड होता जाएगा। तो यहाँ पर है यानी थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो थंब है आपका, जब आप इसको इस तरह से करोगे मान लिया, और ये आपका थंब है, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब जो है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस तरफ लिख देता हूँ, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फोर्स की। और जो आपके 4 फिंगर्स हैं वो आपको किसकी डायरेक्शन देंगी, मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जैसे आप यूं पकड़ते हो। सेकेंडली राइट हैंड, जैसे स्क्रू रूल है,
राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, उस राइट हैंड स्क्रू रूल में स्क्रू तो आपने पेच जिसको बोलते हो आप, पेच तो आपने भेड़े ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल बोलते हैं इसको, कि राइट इफ़ ए राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू इज रोटेटेड, अगर आप राइट हैंड स्क्रू को आप रोटेट करे हो इस तरह से कि इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किसकी डायरेक्शन वो जो मूव कर रहा है वो आपका किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फ्लो ऑफ है करंट की, जो उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू, और जो स्क्रू रोटेट कर रहा है उसकी जो डायरेक्शन हो गई आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। इस तरह से जब आपका आपने पेज तो देखा ही है, तो इस तरह का, तो ये जो है आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, और ये जो डायरेक्शन आपकी जो ऊपर की तरफ मूव करती जा रही है ये आपको करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी आपकी। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल है आपका। इसी तरह से एक है राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ भी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अपने लेफ्ट हैंड में किसी कंडक्टर को इस तरह से स्ट्रेच करो कि ये जो इस तरह से दिखा लो आप, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो सेंट्रल फिंगर है गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो भाई। तो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल इफ़ वी स्ट्रेच द फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे, अगर लेफ्ट हैंड में हम अपने कंडक्टर को इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, तो इफ़ वी स्ट्रेच ए फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड इन सच ए वे दैट फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी, सेंटर फिंगर जो डायरेक्शन ऑफ जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो क्या निर्माण कर रहा है, करंट, तो आप करंट भी दिखा सकते हो, तो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। एंड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम लिख देते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करो कि थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब आपको एक तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में ध्यान रहे, थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट फिंगर है आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, जो सेंट्रल फिंगर है आपकी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो वो आपको करंट की डायरेक्शन देगी, जिसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इफ़ यू स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट hand in such a way that first fingers points in the direction of magnetic field, central finger in the direction of current, and thumb points in the direction of a force is known as Fleming's left hand rule। तो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलते हैं, और ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोनों में भी 90 डिग्री एंगल है, और ये दोनों भी आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये थे कुछ रूल इसके।